Hi guys, what's up and welcome back to GC 3.0. वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लास 12th के बच्चों को मैं सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, लेट मी क्लियर ऑल ऑफ देम। डीपीपीज कहाँ मिलेंगे? जब कभी भी आपको कोई भी मैं डीपीपी प्रोवाइड करूँगा, मैं उस वीडियो के अंदर कहूँगा कि बेटा आज हम लोगों का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, अब मैं आपको इसका डीपीपी दूंगा। यूजुअली आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो, चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही डीपीपी मिलेगा। क्या डीपीपी के सॉल्यूशन मिलेंगे? डीपीपी के सॉल्यूशंस अभी नहीं मिलेंगे। डीपीपी आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। तीसरी बात, क्या एनसीईआरटी सॉल्व करवाओगे? जैसे मैंने सॉलिड स्टेट्स में कहा था, मैंने पूरे एग्जाम्पल और पूरे इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। एक्सरसाइज बच रही है। सॉल्यूशंस में भी यही हो रहा है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल मैं यहीं पर हाथों हाथ बोर्ड में करा रहा हूँ, पढ़ाता चल रहा हूँ, सॉल्व करवाता चल रहा हूँ। एक्सरसाइज अलग से सॉल्व करवाऊंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद ही वो हो पाएगा, ठीक है। और उसके अलावा सर ये कौन से बोर्ड का बच्चा पढ़ सकता है? भाई किसी भी बोर्ड का बच्चा पढ़ सकता है। कोई सॉल्यूशन बिहार बोर्ड वाला अलग थोड़ी पढ़ाएगा। का बोलते हो? का बोर्ड बुड़बक है का? बिहार बोर्ड वाला का बुड़बक है का कि वेपर प्रेशर की जगह तुम्हें कुछ और है पढ़ा देगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं बा, ठीक है। कि गुजरात बोर्ड वाला अलग पढ़ा देगा ना मेरे गुलजारी लाल, ना मेरे बकुड़े, तमें सेम ही आऊ जो, ठीक है। मध्य प्रदेश बोर्ड वालों को तो पता ही है, अपना सब एक ही है, बिल्कुल एनसीईआरटी की कॉपी है। महाराष्ट्र बोर्ड वाला सब एक जैसा पढ़ सकता है, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ग्रेट। तो पिछले लेक्चर में आई हैव स्टडीड राउट्स लॉ। हाँ सर मैंने पढ़ा दिया था, हाँ सर मैंने पढ़ लिया था। राउट्स लॉ के अंदर कोई परेशानी? नहीं सर। उसके बाद मैंने आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा दिया था, हाँ सर आइडियल नॉन आइडियल भी पढ़ लिया था, कोई परेशानी नहीं सर। आगे बढ़ते हैं और पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ है मेरे सामने। इंटेक्स्ट 2.8 है ये, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट 2.8 है। सर हमारे पास तो एनसीईआरटी नहीं है, तो क्या हुआ? सवाल करवा रहा हूँ, सवाल तो है, करो, काम में ही आएगा। तो चलो, सवाल ये है कि द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड A and B is 450 mm and 700 mm respectively. When they form a solution, the total vapor pressure of the solution, is 600 mm. Find their composition in solution and in वेपर फेज, यानी आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें निकालनी है। फिर तो आपको ये बताना है कि सॉल्यूशन में ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, और फिर आपको बताना है कि वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन या वेपर फेज में इनका फ्रैक्शन कितना है। लगाओ दिमाग, सॉल्व करो। बच्चे वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे, मैं हाथों हाथ आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला होता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। लोचा है उल्फत यहां पर यह है कि आपको PA नॉट की वैल्यू दे रखी है 450, PB नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको 700, टोटल आपको दे रखा है 600। अब आपको यहां पर बस एक बात ध्यान रखनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब अगर यहाँ पर मैं XA और XB रखता हूँ तो मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला XA प्लस XB होता है 1। तो क्यों ना मैं काम करूँ, XA को या XB की जगह पे मैं इसको 1 माइनस XA लिख दूँ। सो XB विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस XA। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर XB की जगह लिख देता हूँ 1 माइनस XA और यहाँ पर लिख देता हूँ XA। अब मेरी इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। देखो 600 इज इक्वल टू 450
एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए। ये 700 इधर जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा -100। 700 जब इधर जाएगा तो -700 प्लस 600, तो -100 वैल्यू बचेगी। अंडरस्टूड। 450 में से 700 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -250 एक्स ए। ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 0.4। तो देयरफॉर आपका यहाँ पर एक्स ए हो गया 0.4। सो एक्स ए 0.4 है, 1 माइनस 0.4, एक्स बी बन जाएगा 0.6। हो गया सॉल्व, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब आपसे वो बोल रहा है कि वेपर फेज में भी निकालो। याद करो मैंने आपको वेपर फेज का फॉर्मूला क्या सिखाया था? वेपर फेज का फॉर्मूला सिखाया था पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। और फिर मैंने आपको ये भी सिखाया था डेट पी बी इज इक्वल टू पी टोटल माइनस वाई बी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पर भी सेम लोचा है, वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। ये वेपर फेज की बात चल रही है, मतलब जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट वेपर फॉर्म में जाएगा तो वेपर में इनका कितना मोल फ्रैक्शन है अपन वो पता लगाते हैं। तो वाई ए निकालना है तो पी ए अपॉन पी टोटल हो जाएगा। पी ए कितना है? पी ए यहां से निकल जाएगा क्योंकि हम लोग सब जानते हैं दैट पी टोटल दिस इज पी ए, दिस इज पी बी। तो पी ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टोटल। पी ए नॉट कितना है? 450। एक्स ए कितना है? 0.4 डिवाइडेड बाय 600। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 0, 20, 2 कैरी 18 और डेसिमल तो 180 आएगा अपॉन 600। 6 3 ज़ा 18, 1 यानी 0.3। तो आपके वाई ए की वैल्यू हो गई 0.3, तो ऑटोमेटिकली वाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.7, क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो बिल्कुल लल्लू चप्पू क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी क्रिएट करने वाले क्वेश्चन आते नहीं है, इजी पीजी क्वेश्चन चलते हैं, है ना। चलो, और सिंगेज पब्लिकेशन की किताब में से आपको और मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। वैसे आप लोगों को राउल्ट्स लॉ के मैंने काफ़ी सवाल करवा दिए हैं, बोर्ड एग्जाम वाला बच्चा तो फोड़ के रख देगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो, हेप्टेन ऑक्टेन ने आइडियल सॉल्यूशन बनाया 373 केल्विन्स पर। हेप्टेन एंड हेक्सेन made an ideal solution at 373 kelvins. The vapor pressure of two liquid is 105 and 46. 105 किलो पास्कल एंड 46 किलो पास्कल। यहां पर आपको वैल्यू किलो पास्कल में दे रखी है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर? फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर व्हेन 25 एंड 35। अच्छा, हेप्टेन एंड ऑक्टेन, सॉरी हेप्टेन एंड ऑक्टेन दे रखा है, ओहो गड़बड़ हो जाती। सो व्हेन 25 एंड 35, ओके, 25 ग्राम एंड 35 ग्राम ऑफ लिक्विड आर एडेड रिस्पेक्टिवली। चलो लगाओ भैया। अरे बहुत ही इजी है, वही जीरो से उठाना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चीज़ों को जीरो से उठाना पड़ेगा। मैं वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करो, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हेप्टेन इज C7H16 CnH2n+2। जिन बच्चों को नहीं पता, अल्केन दे रखा है तो CnH2n+2 से सॉल्व करो तो CN14+16। हाँ,
और ऑक्टेन का फॉर्मूला बन जाएगा C8H18, A2H, ठीक है। तो ये बन गया हेप्टेन और ये बन गया ऑक्टेन। चलो 18, इसका गिवन मास कितना दे रखा है, 25 ग्राम ये दे रखा है, 35 ग्राम ये दे रखा है। बहुत बढ़िया, चलो इनका मोलर मास निकाल लेते हैं। एक कार्बन का मास 12, कार्बन है 7 प्लस 16, क्योंकि 16 हाइड्रोजन है, बिना टाइम वेस्ट करें। एक कार्बन का मास 1 कार्बन का मास 12, कार्बन के एटम 8 प्लस 18, 7 2 14, 1 कैरी, 7 1 7, 84 प्लस 16, यानी कि 100 हो गया। ये मोलर मास 100 ग्राम हो जाएगा। 6 4 10, एक कैरी, हाँ 12 8 जा 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 जा 96, 96 प्लस 18, 14, 6 और 8 14, एक कैरी 9 10 11, 114 ग्राम्स। ठीक है, ये इनका मोलर मास हो गया। अब इनके मोल्स निकाल लो। मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास 1/4, यानी 0.25 इसके मोल्स हो गए। इसका निकालो, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 35/114। तो यार ये डायरेक्टली नहीं कट रहा है, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 35/114, 4 3 सा 12 होता है वैसे तो अगर मैं 114 को 4 3 12 313 कुछ अप्रॉक्सीमेटली 0.3 के आसपास, जहाँ तक मुझे लग रहा है आना चाहिए। हाँ 0.30 आ रहा है, तो ठीक है अपन 0.307 ले लेते हैं। आ रहा है वैसे 0.307 आ रहा है, पर अपन 0.30 ले लेते हैं। तो ये इसके मोल्स हो गए और ये इसके मोल्स हो गए। ठीक है, चलो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते जल्दी से। X मैं इसको A बोल देता हूँ, हेप्टेन को, और ऑक्टेन को B बोल देता हूँ। तो मैं पहले हेक्सेन के मोल फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। तो 0.25 अपॉन 0.25 प्लस 0.30, यानी 0.25 अपॉन 0.55। तो क्या करें, डायरेक्टली उड़ा दें भाई, 5 से उड़ जाएगा ये। 0.25 डिवाइडेड बाय 0.55, तो 0.4545, हाँ 0.4545, बिल्कुल सही है। 0.45 आपका XA हो गया। तो बेटा एक्स भी ऑटोमेटिकली 1 माइनस XA लग जाएगा, तो 1 माइनस 0.45 यानी 0.55। ये तुम्हारा XB हो गया, ये तुम्हारा XA हो गया। चलो अब क्या करें, अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, P टोटल निकालना है, PA0 XA लगाना है। मतलब आप देखो, कोई ज़्यादा प्रपंच, कोई ज़्यादा दिक्कत, कोई ज़्यादा परेशानी वाला सवाल है ही नहीं। PA0 की वैल्यू आपको दे रखी है 105, मल्टीप्लाई बाय इसका मोल फ्रैक्शन 0.45। PB की वैल्यू देखो क्वेश्चन में आपको 46 दे रखी है, इंटू 0.55। तो कर दो सॉल्व, बस आई थिंक आपको आपका आंसर मिल जाएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 105 मल्टीप्लाई बाय 0.45, ये हो जाएगा 47.25, 47.25 और 25.3, 47.25, 47.25 प्लस ये क्या आया 25.3, 25.3, तो ये हो जाएगा 5 5 7 और 5 12, एक कैरी 4 5 6 7, ये आ गया आपका आंसर। 72.55 किलो पास्कल इज योर फाइनल आंसर। तो देखो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिना किसी परेशानी के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छे सवाल है, आराम से सॉल्व होते हैं और कोई तकलीफ़ भी नहीं होती इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने में, डायरेक्टली सॉल्व होने वाले सवाल हैं। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको अलग टाइप का, थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो भी करवा देता हूँ। रेशो में वैल्यू दे रखी है, एक क्वेश्चन और करेंगे बस, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर मैं आपको DPP दे दूंगा, आप आपके हिसाब से सॉल्व करते रहना। हम हमारा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को मतलब DPP के सॉल्यूशन भी साथ साथ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो दो लिक्विड है A और B जिनका वेपर प्रेशर
कुछ ऐसा दे रखा है, टू लिक्विड्स A and B have PA naught is to PB naught, PA naught is to PB naught वैल्यू 1:2, यानी इनका जो वेपर प्रेशर का रेशो है वो इस तरीके से दे रखा है। सपोज वी हैव एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ A एंड B। अब आपको बोल रखा है सपोज आपने इसका आइडियल सॉल्यूशन बनाया। सपोज एन आइडियल सॉल्यूशन इज मेड, an ideal solution is made with their mole fraction XA is to XB is also is in 1:2 का रेशो। इसका XA और XB का रेशो भी 1:2 का ही है। तो आपको बताना है what would be the mole fraction of A। तो आपको बताना है what would be the fraction ऑफ ए इन वेपर, ये आपको जवाब देना है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? आई थिंक इट इज वेरी इजी। भाई आपको सब तो दे रखा है, चलो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, मैं सॉल्व करवा देता हूं, मैं यहां पर सॉल्व करवा देता हूं, है ना। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो पी टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी ए और पी बी 1:2 के रेशो में है, तो क्या बुराई है। मैं एक काम करता हूं, मैं पी ए को लेट से मैं बोल देता हूं कि जो पी ए है वो 1 है, पी ए नॉट, और लेट से मैं कह देता हूं पी बी नॉट 2 है। क्या दिक्कत है? कोई परेशानी किसी को किसी भी तरीके की? पक्का? अच्छा, इसमें इन्होंने मोल्स दे रखे हैं क्या? ये इसका क्या दे रखा है? मोल फ्रैक्शन का रेशो दे रखा है, मोल फ्रैक्शन का रेशो दे रखा है, ठीक है। तो फिर मुझे स्पेसिफाई करना होगा। मैं एक काम करता हूं, इसको 1A मान लेता हूं और इसको 2A मान लेता हूं, और इनका जो मोल फ्रैक्शन है, इनका जो मोल फ्रैक्शन है, मैं XA को A मान लेता, XA को मैं XA मान लेता हूं और XB को मैं 2XA मान लेता हूं। क्या मैंने गलत माना क्या? नहीं भाई, 1:2 का रेशो है। आप अगर चाहो तो XA को अगर आप 2XA से डिवाइड करो तो XA X से कट जाएगा, 1:2 का रेशो बचेगा। सवाल में दे रखा है तो मैंने बिल्कुल सही तरीके से इसको माना। अब वैल्यूज को पुट अप कर दो। PA की जगह क्या आ जाएगा? 1A मल्टीप्लाई बाय XA, है ना। और प्लस PB की जगह आ जाएगा 2A प्लस 2XA, है ना। तो ये तुम्हारा P टोटल हो गया। दिस इज योर P टोटल। अब आपको बोल रहा है एक काम करो, इसको ऐसे ही मानो, 1:2 ही मानो। इससे क्या होगा? अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इससे अपना कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट ये देखो, अगर मैं ए वाले सिंबल हटाई दूँ, 1 और 2 ही मानूँ तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा XA प्लस 5XA। तो आपका P टोटल क्या हो गया? देखो मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ दिया और इसको 4x से लिखूंगा, टोटल 5XA हो गया। तो ये मेरा P टोटल निकल आया। अब कोई परेशानी नहीं है। आपसे वो वेपर फेज में बोल रहा है तो मैं लिखूंगा PA इज इक्वल टू P टोटल मल्टीप्लाई बाय YA। आपसे वो YA की वैल्यू तो पूछ रहा है, आपसे वो लिक्विड A का वेपर फेज में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा PA अपॉन P टोटल। PA की वैल्यू क्या निकली? देखो PA की वैल्यू क्या होती है? PA नॉट XA। मैंने PA को क्या माना? 1, और मैंने XA को क्या माना? XA। तो ये हो जाएगा XA सिंपल। तो XA अपॉन 5XA। XA X से ठुचुक ठुचुक गया, खत्म, टाटा बाय बाय। कैपिटल में ले लो, बिल्कुल कैपिटल में ले लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये बचेगा 1/5 यानी कि 0.2, बिल्कुल सही जवाब। और अगर आपसे y भी पूछे तो y भी 0.8 हो जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ।
तो देखो बच्चा लोग, इस तरीके के सवाल आप लोगों को आ सकते हैं। बिल्कुल हमारा सही जवाब आया है, वी हैव गॉट द एग्जैक्ट राइट आंसर, बिना किसी परेशानी के हमारा सही जवाब आ गया है। तो देखो आपको इस तरीके के सवाल आएंगे यार बेटा। अब मैं क्या बोलूं, है कि नहीं, मैं क्या बोल सकता हूं। तो इस तरीके के सवाल आप लोग कर सकते हो, है ना। अच्छा, अगर आप इसको a और इसको भी a मानते, अगर 1a 2a तो भी सॉल्व हो जाता, 1a और 2a से भी सॉल्व हो जाता। तो ये क्या हो जाता, 4axa और ये बन जाता axa। तो इसका सम क्या हो जाता, 5axa। तो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती, ये हो जाता axa डिवाइडेड बाय 5axa, वो फिर भी कट जाता तो 1/5 ही आता। तो कैसे चिंता करने वाली बात नहीं, वो मैंने आपको इजी करवाने के लिए करा था। आपकी जैसी इच्छा आप उसको वैसा लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो देखो ये कुछ न्यूमेरिकल्स करे हम लोगों ने, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको अजियोट्रॉपी समझाने की तरफ चलता हूँ। 28 मई को शाम 7 बजे अनअकैडमी पर, जिस कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ 8, 9, 10, 10th वाली, जिस कैटेगरी का नाम है जेई नीट फाउंडेशंस, इस कैटेगरी पर जेई नीट फाउंडेशन एनटीएसी, इस कैटेगरी पर हम लोग करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट। वो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर, जो चैप्टर में यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज वैसे तो वो टेस्ट 8, 9, 10, 10th के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 7 बजे शाम को वो टेस्ट स्टार्ट होगा, 7:30 बजे एग्जैक्टली वो टेस्ट खत्म होगा। उस टेस्ट में 25 क्वेश्चंस रहेंगे, सारे 25 क्वेश्चन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रहेंगे। और उसके बाद 7:30 बजे मैं एक स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर लूँगा। वो स्पेशल क्लास के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस स्पेशल क्लास में मैं उस क्वेश्चन पेपर को, जो कि मैंने 25 क्वेश्चन पेपर का टेस्ट बनाया है अनअकैडमी पर, उसको मैं कराऊंगा सॉल्व, और आप लोग भी उसको साथ साथ में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 11, 12th के बच्चे हो और अगर आप वो टेस्ट नहीं दे पाते हो तो कोई बात नहीं, आप वो स्पेशल क्लास ज़रूर अटेंड करना, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के आईआईटी जेई लेवल के, नीट लेवल के जो सवाल आते हैं वो मैं डिस्कस कराऊंगा। तो डोंट फॉरगेट, आप लोगों को शाम 7 बजे वो टेस्ट देना है और 7:30 बजे फ्राइडे को क्लास अटेंड करनी है 28 मई को। इज दैट क्लियर? ग्रेट। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक का सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? ग्रेट। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसको बोला जाता है अजियोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है? अजियोट्रॉप्स, या मैं कहूँ एजियोट्रॉपी। तो हेडिंग डालिए, एजियोट्रॉपी एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। अब देखो यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दूं। यूजुअली बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि किताबों की भाषा समझ में नहीं आती। एक तो ससुरे ऐसा लिखते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखो, एक अजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या मैं कहूं अजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यूजुअली किताबों में इसको मिक्सचर ही दे रखा है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्यूशन भी एक तरीके का क्या मिक्सचर ही तो है, होमोजीनियस मिक्सचर, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो अजियोट्रॉपी क्या होती है समझना। आपको एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब आप लोग एक फिक्स कंपोजिशन ले लेते हो, जब आप when solute and solvent का आप लोग एक फिक्स्ड कंपोजिशन ले लेते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आप लोग एक फिक्स कंपोजिशन ले लेते हो, इस फिक्स कंपोजिशन पर क्या होता है, इनका जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में होता है उतना ही मोल फ्रैक्शन इनका वेपर फेज में हो जाता है, उतना ही मोल फ्रैक्शन इनका
वेपर फेज में हो जाता है। याद करो मैंने आपको सिखाया था, ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.3 है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.7 हो जाएगा। ये किसकी बात चल रही है, सॉल्यूशन की। तो वेपर फेज में जब आप देखोगे, जब आप लोग वेपर फेज में देखोगे तो वेपर फेज में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.3 और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.7 ही दिखाई देगा, जो कि यूजुअली ऐसा होता नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि सॉल्यूशन और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शंस आपको अलग अलग दिखते हैं। आपको मैंने कितने सारे न्यूमेरिकल्स कराए भी तो हैं, आपको सॉल्यूशंस के अभी आप देखो पेज पलटा के अपन ने कितने सारे न्यूमेरिकल करे हैं, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन की वैल्यू अलग पाई जाती है और वेपर में अलग पाई जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक फिक्स कंपोजिशन ले लिया और उस फिक्स कंपोजिशन पर अगर उन दोनों का वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूशन फेज का मोल फ्रैक्शन बराबर होता है, तब दे स्टार्ट्स बॉइलिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करना चालू कर देते हैं। यूजुअली आप लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे, जब आप छोटे छोटे मेरे प्याले प्याले गुलजारी लाल थे, अभी भी हो, लेकिन जब थोड़े और छोटे गुलजारी लाल थे, तब आप लोगों को मेरे बकुड़ो पढ़ाया जाता था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? आपने मान लो पेट्रोल और डीजल को मिक्स कर दिया, पेट्रोल और डीजल का आपने एक मिक्सचर बना लिया। अब पेट्रोल और डीजल को अलग करना है, तो इनको अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम दो लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत आसपास होता है, जैसे पेट्रोल और डीजल का बॉइलिंग पॉइंट में शायद 15 या 20 केल्विन का फ़र्क होता है, तो इतने कम डिफरेंस वाले लिक्विड्स को अगर आपको सेपरेट करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पर भी आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो जहाँ पर सॉल्यूट भी लिक्विड है ऑब्वियसली और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। दोनों अगर अलग अलग होंगे तो डेफिनेटली इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। जैसे मान लो आपका सॉल्यूट 350 केल्विन पर बॉईल होता है और आपका सॉल्वेंट 370 केल्विन पर बॉईल होता है। तो जब आप इस फिक्स्ड कंपोजिशन वाले मिक्सचर को, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, जब आप इनको बॉईल करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर आपको पहले दिखने लग जाएंगे और वो सेपरेट होकर सॉल्वेंट से अलग हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 370 है। जब आप हीट करना चालू करोगे मिक्सचर को तो पहले टेम्परेचर होगा 273, 283, 300, 310, 320 और 350। मतलब पहले हम 350 को टच करेंगे, तो जैसे 350 को टच करेंगे ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा नहीं जाता। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक फिक्स कंपोजिशन ले रहे हो और इस समय ये भी देखा जा रहा है कि इनका वेपर फेज का और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तब कहीं जाकर दे स्टार्ट्स बॉइलिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शोज सेम बॉइलिंग पॉइंट। मतलब यहां पर इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। दे स्टार्ट बिहेविंग एज अ सिंगल मॉलिक्यूल, यानी यहां पर ना तो सॉल्यूट ना तो सॉल्वेंट अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। और इसी वजह से therefore at this specific composition, at this specific composition, at this specific composition, the solute and solvent cannot be separated, cannot be separated by fractional distillation, by fractional distillation,
बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? एंड सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज अजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड दिस फिनोमिनन, जहां पर उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, जिसमें आप उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज अजियोट्रॉपी। तो क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो व्हाट इज अजियोट्रॉपी? तो व्हाट इज अजियोट्रॉपी? अजियोट्रॉपी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? दैट व्हेन at a specific composition, that when at a specific composition the solute and solvent starts behaving as a single molecule or molecule of same type as they both starts boiling at a same temperature, दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बेटा एसीपी मतलब सेपरेटेड, ये सेपरेटेड का शॉर्ट फॉर्म है, ये कंपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म है, कंपोजिशन, और ये सेपरेटेड का, तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इज कॉल्ड एज अजियोट्रॉपी। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज अजियोट्रॉपी। और ये जो मिक्सचर आपने बनाया, इस मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड द मिक्सचर फॉर्म इज कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई? क्या इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चा लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? 100% श्योर हैं आप लोग? पक्की बात, गारंटी? चलो जल्दी से इसको नोट करो। तो क्या करना है आप लोगों को? कुछ बातों का ध्यान रखना है। सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के। यहां पर अलग सॉल्यूशन का अलग फिक्स कंपोजिशन मिलेगा। मतलब यहां पर आपके मन में सवाल आया होगा ना, सर कंपोजिशन तो कितना, ये हमको एक्सपेरिमेंट से चेक करना होगा। ये हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन से चेक करते हैं। ये कोई किताबों में लिखा हुआ फिक्स नहीं है कि भैया तुम इतने ग्राम सॉल्यूट या इतने ग्राम सॉल्वेंट ले लो, या इतना % सॉल्यूट और इतना % सॉल्वेंट ले लो। नहीं, अलग अलग सॉल्यूशन का अलग अलग होगा, तो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो अलग अलग सॉल्यूशन का एक फिक्स कंपोजिशन होता है। उस फिक्स कंपोजिशन पर क्या दिखाई देता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में जितना मोल फ्रैक्शन है उतना ही मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट फेज में भी वेपर फेज में भी होगा, और इस वजह से ये दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉईल करना स्टार्ट कर देते हैं और इनको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता है ना। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो इसको आप क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट and solvent in solution should be equal to mole fraction of solute and solvent in solution, in vapor phase। आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है? डन? अच्छे से समझ में आ गया? तो कोई भी सॉल्यूशन अगर आपने बनाया और अगर आपको वो सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक कंपोजिशन मिल गया, जिस कंपोजिशन पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन और वेपर फेज में बराबर हो गया, तब आपको ये दिखाई देने लगेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो कि अलग अलग टाइप के लिक्विड हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अब वो दोनों एक सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट हो गए हैं, और इस वजह से आप लोग उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई आप लोग इस फिनोमिनन को अजियोट्रॉपी बोलते हो, और इस स्पेसिफिक कंपोजिशन पे उस सॉल्यूशन को या उस मिक्सचर को अजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हो। बहुत बढ़िया तरीके से सर समझ में आ गया।
इससे ज़्यादा बेहतर तरीका आई डोंट थिंक कि हमारे पास में कुछ होगा इन चीज़ को समझने का। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिए हैं, अब इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ गाइज, अजियोट्रॉपी दो तरीके की होती है। सबसे पहले हमारे पास में जो अजियोट्रॉपी आते हैं वो आते हैं मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी। नाउ व्हाट इज मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो? देखो यहां पर एक बात आप समझना, मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम का मतलब कम एंड बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एंड अजियोट्रॉपी मतलब कि जब आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक फिक्स कंपोजिशन पर आएंगे तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम हो जाएगा, लेकिन सेम होने के बाद में उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी इनिशियली जब सॉल्यूट अपने प्योर फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में होगा तब इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक फिक्स कंपोजिशन पर मिला दोगे तब इनका बॉइलिंग पॉइंट अपने ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से लेस हो जाएगा। यानी इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, सेम भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी। तो आप इसको डिफाइन करेंगे दैट व्हेन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट shows same boiling point at a specific composition, at a specific composition, but the boiling point is low as compared to, is low as compared to their ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट, एज कंपेयर टू देयर ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट। समझ के? जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर 373 केल्विन पर बॉइल करता है, अल्कोहल यानी इथेनॉल लगभग 349 से 350 केल्विन पर बॉइल करता है। इनफैक्ट 351 केल्विन पर बॉइल करता है। लेकिन जब आपने इथेनॉल और वाटर को मिला दिया तो अब ना तो वाटर 373 पर बॉइल करेगा ना इथेनॉल 351 पर बॉइल करेगा, दोनों 349 केल्विन पर बॉइल करेंगे। तो इथेनॉल का भी 351 से कम होकर 349 हो गया और वाटर का 373 से कम होकर 349 हो गया। तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी। सर मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी कौन शो करता है? तो स्टार बना के आप पॉइंट लिखेंगे दैट दोज सॉल्यूशंस showing positive deviation, from Raoult's law, positive deviations from Raoult's law will always show this minimum boiling azeotropy, minimum boiling azeotropy। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी जो पॉजिटिव डिविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस रहेंगे वही मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी शो करेंगे। सर कैसे? इसके पीछे रीजन बताओ। याद करो पॉजिटिव डिविएशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? पॉजिटिव डिविएशन मैंने आप लोगों को कब बताया था? देखो मैंने आपको बताया था कि जब सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रांग रहता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, तब पॉजिटिव डिविएशन शो होता है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग यहां पर चेक करते हो कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच के इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना और सॉल्वेंट के बीच के इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेट्स इमेजिन आपने 50 किलो जूल की एनर्जी दी, लेकिन ये जो नया फोर्स बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, ये तो कमज़ोर है। ये जो अट्रैक्शन है ये वीक है।
ये अट्रैक्शन कैसा है, वीक है। तो जब कमज़ोर बॉन्ड बनता है या जब कमज़ोर फोर्स बनता है तब ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। तो मान लो इसने 20 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज़ करी, तो भैया आपने प्रोवाइड कितनी करी, 50, और इसने छोड़ी कितनी, 30। तो नेट डिफरेंस कितना आ गया, 50 प्रोवाइड करी, 20 छोड़ दी, प्लस 30 किलो जूल का डिफरेंस आ गया। यानी इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ी, ज़्यादा प्रोवाइड करी, छोड़ी कम। तो रिएक्शन कैसी हो गई, प्रोसेस कैसी हो गई, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसने एनर्जी को अब्जॉर्ब ज़्यादा करा। जो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है वो एंडोथर्मिक, और जो एनर्जी को रिलीज करता है वो एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर ज़्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रही है और रिलीज कम हो रही है। तो नेट रिजल्ट क्या आ रहा है कि 30 किलो जूल एनर्जी ज़्यादा अब्जॉर्ब करी गई, तो ये एंडोथर्मिक हो गई। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रांग है। दूसरा आपको यहाँ पर जो राउल्ट्स लॉ का जो पी टोटल आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आ रहा है आपका पी टोटल जो आप लोगों ने ऑब्जर्व करा। क्यों, क्योंकि जब आपने राउल्ट्स लॉ लगाया तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन और सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बराबर रहता है, इसलिए पी टोटल की ये वैल्यू आएगी। लेकिन जब आपने रियल में देखा तो सॉल्यूट में इंटरेक्शन ज़्यादा, सॉल्वेंट में इंटरेक्शन ज़्यादा। मतलब जब सॉल्यूट अपने प्योर फॉर्म में होगा और जब सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में होगा तब इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनके वेपर कम बनेंगे। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो राउल्ट्स लॉ ने कैलकुलेशन उस हिसाब से किया। लेकिन जब रियल में हमने देखा तो रियलिटी में तो हमने देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो कमज़ोर है। कमज़ोर फोर्स होगा तो वेपर इजीली बनेंगे, वेपर इजीली बनेंगे तो वेपर की संख्या, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ज़्यादा आएगा। इसलिए ये पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा था। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा पॉजिटिव डिविएशन वाले की इतनी बातें हो गई। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम क्यों हो जाएगा वो समझना। देखो, इनका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए मिनिमम हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा लोग कि जो तुम्हारा सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन था ये स्ट्रांग था। स्ट्रांग इंटरेक्शन मतलब बॉइल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना, ज़्यादा टेम्परेचर देना। सॉल्वेंट में भी इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो इसको बॉइल करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी देना। लेकिन जब दोनों एक फिक्स कंपोजिशन पर जुड़ गए, जब दोनों ने एक फिक्स कंपोजिशन एक्वायर कर लिया, जब इनका सब कुछ स्पेसिफिक हो गया, तब इनका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो गया? क्योंकि इनके बीच का इंटरेक्शन कमज़ोर है। इवन दो इनका कंपोजिशन सेम होने की वजह से ये सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन तो कमज़ोर है। सो ड्यू टू वीक इंटरेक्शन, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, their boiling point is less as compared to their pure form because they have strong attraction, they have strong intermolecular forces। समझ गए? मतलब सॉल्यूट में अट्रैक्शन स्ट्रांग था, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा था, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन जब आपने इन दोनों को एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर मिला दिया तो ये दोनों मिल तो गए स्पेसिफिक कंपोजिशन पर, लेकिन इनका इंटरेक्शन कैसा है? इनका इंटरेक्शन वीक है, और वीक इंटरेक्शन होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज हो जाता है। मतलब कम तापमान पर ही आप उनका वेपर बना सकते हो। तो दिस इज योर मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी। क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी से इसका रीजन नोट करो ताकि मैं आपको इसका ग्राफ एक्सप्लेन कर सकूं। हो गया? क्या मैं आपको इसका ग्राफ एक्सप्लेन कर सकता हूं? चलो नोट करो, हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे, फिर वी विल स्टडी द ग्राफ। हा 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 हा, हो हो हो।
चलो ठीक है, तो आई एम टीचिंग यू द ग्राफ ऑफ मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी। देखो ग्राफ के अंदर आपको 2 पॉइंट्स दिखाई देते हैं, समझाता हूं वो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, आराम से बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो हम यहां पर राउल्ट्स लॉ का ही ग्राफ बनाते हैं। यहां पर क्या रहता है, प्रेशर। तो यहां पर हम वेपर प्रेशर की जगह पे चेंज कर देते हैं टेम्परेचर। यहां पर हम लोग वेपर प्रेशर की जगह पे क्या कर देते हैं, टेम्परेचर। और यहां पर तो आपका मोल फ्रैक्शन चलता ही है। मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है C2H5OH प्लस वाटर। जहां पर C2H5OH आपको हमेशा 95% लेना होता है और 5% वाटर लेना होता है, या किसी किसी किताब में आपको 0.95:0.5 के रेशियो में दिखाई देता है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर आप मोल फ्रैक्शन की जगह पे आप यहां पर सिर्फ फ्रैक्शन लिख दो, क्योंकि यहां पर मोल फ्रैक्शन ना लेते हुए हम लोग परसेंटेज में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट पर अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में सिर्फ C2H5OH है 100%, तो बेटा वाटर कितना होगा तुम्हारे पास में यहाँ पर 0%। तो मुझे बताओ इस लाइन पर आपको जो भी टेम्परेचर, जो भी आपको बॉइलिंग पॉइंट दिखाई देगा वो किसका दिखाई देगा, इथेनॉल का। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया कि मेरे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.5 केल्विन है। मैं यहाँ आया, यहाँ पर मैंने पाया कि C2H5OH 0% है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में वाटर ही 100% है, ये प्योर वाटर है। तो यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप लोग कितना लेकर चलेंगे, 373.15 केल्विन। ठीक है, कोई परेशानी। अब अलग अलग कंपोजिशन पर जब आप राउल्ट्स लॉ लगाओगे तो आपको राउल्ट्स लॉ की इस तरीके से लाइन दिखाई देगी। यू विल ऑब्जर्व कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आपको एक अलग अलग इनके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो अब ये सॉल्यूशन है भाई, ये प्योर फॉर्म हो गया इथेनॉल का, और ये प्योर फॉर्म हो गया आपके वाटर का। लेकिन इन दोनों के बीच में ये अलग अलग कंपोजिशन पे, जैसे यहां पर आप मानो कि आपका जो इथेनॉल है C2H5OH वो 95% है और वाटर आपका यहां पर 5% है। यहां पर आप मानो C2H5OH 5% ही रह गया है और H2O आपका 95% हो गया। तो आप देखो जैसे जैसे आप यहाँ जाओगे बॉइलिंग पॉइंट आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और अल्टीमेटली वो 370 टच करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो पानी का कंपोजिशन बढ़ रहा है और इथेनॉल का कम हो रहा है। ये अगर आप उल्टा चलोगे तो यहाँ पर आपको पानी का ज़्यादा दिख रहा है, फिर यहाँ पर पानी 95% है तो ज़्यादा, लेकिन यहाँ आते आते आप देखो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इथेनॉल ज़्यादा है। तो ये राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कर्व आ गया। लेकिन हम लोगों ने जब ये कंपोजिशन देखा, कौन सा, जब इथेनॉल 95% है और वाटर 5% है, तो यहां पर हमने पाया, क्या पाया, अजियोट्रॉपी। अच्छा, दूसरी बात, ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, लेकिन आपका सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डिविएशन। तो आप लोग सब जानते हो कि पॉजिटिव डिविएशन की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो रेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज द रियल वैल्यू। लेकिन आप देखो दोनों तरफ से वैल्यू आकर एक पॉइंट पर बिल्कुल कम हो जाती है और वो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड सब बराबर हो जाता है। एंड दिस पॉइंट दे शो सेम बॉइलिंग पॉइंट, और इस पॉइंट को बोलते हैं अपन अजियोट्रॉपिक पॉइंट। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो इनका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो इस पॉइंट पर आ रहा है कुछ
50 केल्विन्स। तो आपने यहां पर क्या ऑब्जर्व करा, देयरफॉर एट दिस पॉइंट बोथ C2H5OH यानी इथेनॉल एंड वाटर शोज 350 केल्विन्स बॉइलिंग पॉइंट, जो कि इनका ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से कम है। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ ऑफ मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी। क्या ये बात समझ में आ गई? ये आप लोग कैलकुलेट कर रहे थे पेन पेपर से और ये आप ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर एकदम से दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। अब दोनों यहां पर सेम मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इनका कंपोजिशन सेम हो गया वेपर फेज में और सॉल्यूशन फेज में। इनका मोल फ्रैक्शन बराबर हो गया वेपर फेज में और सॉल्यूशन फेज में। दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर इतना क्लियर हो गया है तो गाइज मजा आ जाना है, बिल्कुल मजा आ जाना है। अब आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होनी नहीं है, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी नोट करो। डन। अब अपन चलते हैं इसके बाद मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी की तरफ। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी। चलो रब कर दें इसको। ग्रेट, पूरा रब करेंगे, बिल्कुल पूरा रब करेंगे और अच्छे तरीके से मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी को भी डिस्कस करेंगे। अब आप लोग वैसे तो इतने होनहार और मेरे लाडले प्यारे प्यारे बच्चे हो कि आपको सबको मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी खुद से ही क्लियर हो चुका होगा। यू ऑल वुड हैव अंडरस्टैंड दैट मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी के अंदर क्या होगा, आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट उनके ओरिजिनल से ज़्यादा हो जाएगा। यस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट will be greater than their original boiling point when they are mixed at a specific fixed composition। ठीक है ना? जब आप इनको एक स्पेसिफिक और फिक्स्ड कंपोजिशन पे लगाओगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ज़्यादा हो जाएगा उसके मुकाबले जब ये इनका प्योर फॉर्म में होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, पहले ही नोट कर लो। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये कौन से सॉल्यूशन शो करते होंगे? सो दोज सॉल्यूशंस दैट शोज negative deviations from Raoult's law। ये कौन से सॉल्यूशन शो करते हैं? जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डिविएशन शो कर रहे हैं। कौन सा डिविएशन शो कर रहे हैं? नेगेटिव डिविएशन। अब नेगेटिव डिविएशन कौन से सॉल्यूशन शो करते हैं? जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कमजोर होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा और इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? वीक होगा। अब आप मुझे खुद एक बात बताओ भाई, सॉल्यूट का इंटरेक्शन वीक है, वीक इंटरेक्शन है तो जरा सा टेम्परेचर देने पर इनका अट्रैक्शन टूट जाएगा। इनका अट्रैक्शन टूटा तो ये बड़े आराम से वेपर बन जाएंगे, मतलब बॉयल हो गए, मतलब कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो गए। सॉल्वेंट के अंदर भी यही केस है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन कमज़ोर है। इंटरेक्शन कमज़ोर होने का मतलब क्या है? ज़रा सा टेम्परेचर दिया, बॉयल हो गए। लेकिन जब आपने इनका सॉल्यूशन बनाया तो क्या पाया? जब आपने इनका सॉल्यूशन बनाया तो आपको ये समझ में आया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में खतरनाक इंटरेक्शन है। मतलब अब आप लोगों को अगर इन दोनों को एक टेम्परेचर पर बॉईल करना है तो वो टेम्परेचर इनके ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से हायर स्केल पर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों को इवन दो ये सेम मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं, अजियोट्रॉपी शो कर रहे हैं, क्योंकि इनका कंपोजिशन फिक्स हो गया है। फिक्स कंपोजिशन पर ये सेम मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट सेम शो करेंगे, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो बॉइलिंग पॉइंट इनके ओरिजिनल दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया है। अब ये एक दूसरे को छोड़ के जाना नहीं चाह रहे। अगर एक दूसरे को छोड़ के जाएंगे नहीं तो वेपोराइज कैसे होंगे? और बॉइलिंग पॉइंट
का तो मतलब ही होता है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, तो इनका वेपर बनना मुश्किल है, मतलब इनका बॉयल होना मुश्किल होता है। यहाँ पर आप लोग क्या इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन दे shows greater boiling point as compared to AA यानी सॉल्यूट जब अपने प्योर फॉर्म में था, एंड BB जब सॉल्यूट अपने प्योर फॉर्म में था, बिकॉज हेयर या बिकॉज हियर देयर इज अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स कॉजिंग देयर easy vaporization and hence lesser boiling point। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी के बाद में मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी समझ में आया। मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आपको यहां पर मैंने ये समझाया, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका, सॉल्यूशन का, किसके मुकाबले, इंडिविजुअल सॉल्यूट और इंडिविजुअल सॉल्वेंट के मुकाबले। क्या ये बात समझ में आ गई। मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी कौन शो करेगा, नेगेटिव डिविएशन वाला। नेगेटिव डिविएशन वाला क्यों शो करेगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन था उसके मुकाबले सॉल्यूट सॉल्वेंट का यानी सॉल्यूशन का इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया है। इंटरेक्शन स्ट्रांग होने की वजह से ना सॉल्यूट सॉल्वेंट को, ना सॉल्वेंट सॉल्यूट को छोड़ के जाना चाह रहा है वेपर फॉर्म में, इसलिए आपको उनको ज़्यादा ताकत, ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बॉयल होगा, और ज़्यादा टेम्परेचर लगा रहे हो मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। चलो गुलजारी ला लो, जल्दी नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो भैया फटाफट फटाफट नोट करो, चलो 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 चलो। चलिए इनका ग्राफ समझाऊं, वेरी गुड। ग्राफ तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से। ग्राफ के अंदर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ग्राफ इज इजी टू अंडरस्टैंड, डोंट वरी अबाउट दैट। ग्राफ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वही करना है, राउल्स लॉ जैसा ग्राफ बनाना है। एक एक्सिस पर अपन टेम्परेचर लेंगे यानी बॉइलिंग पॉइंट वाला, और एक एक्सिस पर अपन फ्रैक्शन लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर अपन ने ले लिया इनका फ्रैक्शन, यहाँ पर अपन ने ले लिया इनका बॉइलिंग पॉइंट, दोनों एक्सिस पर। ठीक है, अच्छा अब अपन ने क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पर माना कि यहाँ पर आपके पास में HNO3 नाइट्रिक एसिड है 100% और वाटर कितना है 0%। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट प्योर HNO3 का माना, मैंने माना 359 केल्विन्स। यहाँ चला आगे 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 चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इसे मान लो यहाँ पर आ गया HNO3 68%, वाटर आ गया 32%। फिर यहाँ पर आ गया तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, HNO3 का कम हो गया, और यहाँ आते आते आपका HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल 0% हो गया नाइट्रिक एसिड का, और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल 100% हो गया। मतलब यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 373 केल्विन्स, वो पूरी तरीके से वाटर का आ रहा है। ठीक है, कोई परेशानी, गुलजारी ला लो। अच्छा, नाउ राउल्स लॉ के हिसाब से यू विल बी ऑब्जर्विंग वैल्यू लाइक दिस। जब आप अगर इसको सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन मानते हैं तो राउल्स लॉ के हिसाब से आपको कुछ इस प्रकार की लाइन मिलती, अलग अलग कंपोजिशन पर आपको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट मिलता सॉल्यूशन का। लेकिन क्या हुआ, ये तो नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, तो वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम चलेगी। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम चलेगी। समझ में आ गई बात आप लोगों को, कोई परेशानी। अच्छा, अब जैसे ही मैंने ये स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन देखा जिस पर आपका नाइट्रिक एसिड 62% है और वाटर 32% है, हमने देखा कि ये नेगेटिव डिविएशन में लाइन नीचे चलती है, ये यहाँ आकर एकदम इससे जुड़ गई, और इसकी भी लाइन आकर यहाँ पर एकदम इससे जुड़ गई, ये पॉइंट। तो दिस इज द पॉइंट वेयर अजियोट्रॉपी इज शोन। तो जब आपके HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन 68% होगा
और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 32% होगा, दे शो मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी, दे शो मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी। और अब आप यहाँ पर खुद ही देख लो, आप यहाँ पर खुद ही ग्राफ बना के देख लो, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है और ये कितना आ रहा है, लगभग 393 केल्विन्स। तो आप देख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इसका एग्जाम्पल आप लेंगे HNO3 प्लस वाटर 68% एंड 32%। तो दिस इज योर मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी। अच्छा, NCERT वगैरह जैसी किताबों में क्या होता है ना, हो सकता है कि ग्राफ उल्टा दे दिया, मतलब क्या किया हो, यहाँ पर HNO3 100% दे दिया हो और वाटर 0 कर दिया हो। तो ये जो ग्राफ है ये उल्टा दिखाई देगा। मतलब कैसा दिखाई दे रहा होगा, मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना। कमेंट सेक्शन में बच्चे लिखते हैं क्या रे सर, तो ये वाटर इधर आ जाएगा और HNO3 इधर आ जाएगा 359 केल्विन। तो ये लाइन ऐसी बनेगी, फिर अपन जो रियल कर्व बनाएंगे वो ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, ये। तो यहाँ पर तुम्हारा HNO3 दिखेगा 68% और वाटर दिखेगा 32%, वो मैंने यहाँ बना दिया। तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं किसी को कि सर हमारी बुक में तो उल्टा लिखा हुआ है। नहीं, ये और ये सेम है, कंपोजिशन सही लिखना। HNO3 बाकायदा 68 होना चाहिए और वाटर 32 होना चाहिए, इधर लिखो या इधर लिखो, दैट्स अ सिंपल थिंग। तो वो कर्व भी ठीक है, ये कर्व भी ठीक है। बस इस कर्व में मैंने यहाँ पर वाटर को 100% लिया है और HNO3 को 0 लिया, इस तरफ यहाँ पर मैंने उल्टा कर रखा है। तो कोई इसी घबराने वाली, चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गाइज विद दिस हम लोगों का यहाँ पर अजियोट्रॉपी वाला पार्ट बढ़िया तरीके से ख़त्म होता है, बेहतरीन तरीके से ख़त्म होता है, बिना किसी परेशानी के ख़त्म होता है। और अब हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को ख़त्म कर रहे हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। गाइस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ अ वेरी इजी थिंग, बहुत हलवा चीज़ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाकर उनके न्यूमेरिकल्स कराऊँ, फिर पढ़ाकर न्यूमेरिकल्स कराऊँ। तो मैक्सिमम मान के चलो लगभग 4 वीडियो के अंदर अंदर ये टॉपिक अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। अच्छे से इसको पढ़ो, अच्छे से इसको नोट करो, कोई परेशानी आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ रियली ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।